नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th की एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की किताब चल रही है। चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, उसका पार्ट नंबर 2 है। यहाँ पे जहाँ पे पहले से छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म से हम लोग यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। अगर आप बात करो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म था जो कि था फॉरेन एक्सचेंज का रिफॉर्म। 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस आ गई थी और कहीं ना कहीं हमारी सरकार के पास बाहर से सामान खरीदने के पैसे नहीं थे। रूपी की वैल्यू क्या होती थी विद रिस्पेक्ट टू यूएस डॉलर, ये हमारे देश की सरकार डिसाइड करती थी। तो इकोनॉमी बहुत ज्यादा रेगुलेटेड थी। यहां पे रूपी को सबसे पहले तो डी वैल्यू किया गया। रूपी को डी वैल्यू क्यों किया गया? आपने अक्सर को सुना होगा कि चाइना अपनी करेंसी की वैल्यू को गिराता है। करेंसी की वैल्यूज को तब गिराया जाता है जब हमारे एक्सपोर्ट्स को कॉम्पिटिटिव करना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक यूएस डॉलर 50 रुपए का हो और एकदम से आप एक यूएस डॉलर को 80 रुपए का कर दो, तो क्या रुपए की कीमत गिरी या बढ़ी? गिरी। ऑब्वियस सी बात है, पहले एक डॉलर का 50 रुपया मिल रहा था, अब एक डॉलर का 80 रुपया मिल रहा है। तो अब अगर बाहर का कोई सामान खरीदने वाला इंसान होगा यूएस अमेरिका का, उसके पास मान लीजिए डॉलर्स है, वो जब इंडिया के रुपए को देखेगा तो पहले एक डॉलर में 50 रुपए का सामान मिल रहा था, इंडियन इकोनॉमी में 80 रुपए का सामान मिल रहा है। ऑब्वियस सी बात है, इंडिया में तो आप 80 रुपए में ज्यादा सामान खरीद लोगे ना। तो हमारे देश से सामान खरीदने का इंसेंटिव मिलेगा बाहर के देशों को, तो हमारे देश के एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। और जब हमारे देश के एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो देश में फॉरेन एक्सचेंज आएगा। और हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज की बहुत जरूरत थी। इसलिए हमारी करेंसी को डीवैल्यू किया गया। आप समझे आपकी करेंसी का डीवैल्यूएशन क्यों होता है? करेंसी का डीवैल्यूएशन इसलिए होता है कि भाई एक्सपोर्ट्स बढ़े ताकि हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा आए। और कहीं ना कहीं इन फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स के साथ जो रुपी वैल्यू थी ना, उसको मार्केट के साथ जोड़ के रख दिया गया। अब जो रुपए की वैल्यू है उसको सरकार नहीं डिसाइड करेगी, अब वो मार्केट के हिसाब से डिसाइड होगा कि भाई रुपए की वैल्यू ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो फॉरेन एक्सचेंज में डिमांड और सप्लाई के हिसाब से ये रुपी के जो कन्वर्जन रेट है वो डिसाइड होने लगा। अब सरकार नहीं डिसाइड करती थी। फिर बात करते हैं ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स की। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, जिस चैनल को शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपके जेन्युइन डाउट्स जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको मेरे बाकी की जो करंट अफेयर्स के लेक्चर्स बनाता हूँ उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, करंट अफेयर्स एडिटोरियल और डेली जो भी इंडिविजुअल वीडियोस आती हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड, उनकी पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में देता हूं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो। तो भाई ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स, देखिए इन्वेस्टमेंट रिजीम को यहाँ पे लिबरलाइज किया गया। भाई इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी है, तो इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में फॉरेन टेक्नोलॉजी आ जाए और फॉरेन का पैसा आ जाए तो मजा आ जाए। तो फॉरेन कंपनी से बोला गया कि भाई आओ पधारो हमारे देश और इंडियन इकोनॉमी में पैसा लगाओ, अपनी टेक्नोलॉजी लाओ। तो इससे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी इंडिया का बढ़ेगा और जो इंडिया की लोकल इंडस्ट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं एमओयू साइन करेंगी इन फॉरेन प्लेयर्स के साथ। कैसे ना कैसे करके अगर फॉरेन टेक्नोलॉजीज इंडिया में आती हैं, फॉरेन कंपनीज इंडिया में आती हैं, तो लोकल इंडस्ट्रीज को फायदा होगा। शुरुआत में हो सकता है कि थोड़ा नुकसान हो, बट कहीं ना कहीं फायदा होगा। ये किया कैसे गया? देखिए 1991 से पहले इंडिया क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगाता था। 1991 के बाद भी धीरे धीरे करके क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हटाई गई। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस क्या होती है कि किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की आप एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ही इंडिया के अंदर इंपोर्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। तो पहली बात, इंपोर्ट कितनी क्वांटिटी करनी है इसके ऊपर आपने एक लगाम लगा रखी है। दूसरा, आपने टैरिफ बहुत हाई रख रखा है, आपने इंपोर्ट ड्यूटीज को बहुत हाई रख रखा है। तो जो भी चीज इंडिया के अंदर आ रही है उसके ऊपर बहुत हैवी अमाउंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहे हैं, तो वो वैसे ही महंगी हो रही है। तो हैवी इंपोर्ट ड्यूटी टैरिफ के चलते और क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस के चलते बाहर का ज्यादा सामान इंडिया में नहीं आ पा रहा था, जिसके चलते इंडिया के एंटरप्राइजेस की एफिशिएंसी और कॉम्पिटिटिवनेस घट रही थी। जब आप बाहर के देशों से सामान एक्सपोर्ट करने लगोगे तो देश के लोगों के सामने बाहर का बना हुआ सामान अवेलेबल होगा, हो सकता है वो टेक्नोलॉजी में और क्वालिटी में इंडिया के सामान से सुपीरियर हो। तो एक बार इंडिया के सामान से सुपीरियर सामान इंडिया में आएगा तभी तो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को एक बूस्ट मिलेगा कि वो भी अपनी क्वालिटी बढ़ाएं और इससे हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगा। तो यही ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स लेके आए गए। सबसे पहले तो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस को डिसमेंटल किया गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स दोनों पे। टैरिफ रोड्स को घटाया गया और लाइसेंसिंग प्रोसीजर्स को हटाया गया इंपोर्ट पे। तो इंपोर्ट्स में अगर आपको कुछ चीजें इंपोर्ट करनी है इंडिया के अंदर तो पहले आपको सरकार से जाके लाइसेंस लेना पड़ेगा कि क्या भाई मैं इस चीज को इंपोर्ट कर सकता हूं। इस इंपोर्ट लाइसेंसिंग को हटाया गया। अब 1991 के बाद हैजार्डस
और इन्वायरमेंटली सस्टेनेटिव इंडस्ट्रीज का अगर कोई इंपोर्ट हो और ये सामान आपको इंपोर्ट करना है, तो कोई बड़ा खतरनाक सा केमिकल इस टाइप की चीजें अगर आपको इंपोर्ट करनी है तो आप सरकार से लाइसेंस लो जाके। बाकी चीजों को इंपोर्ट करने के लिए आपको सरकार से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड कंज्यूमर गुड्स पे, और बेसिकली हटाए गए। तो मैन्युफैक्चर्ड कंज्यूमर गुड्स, एग्रीकल्चरल गुड्स के ऊपर जो भी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस थे, जो भी इंपोर्ट ड्यूटीज थी, इंपोर्ट ड्यूटीज को कम किया गया और क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस पूरी तरीके से हटा दिए गए और एक्सपोर्ट ड्यूटीज को भी हटाया गया। सोचिए, एक समय पे इंडिया में एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी, यानी हम देश के बाहर जो सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस पर टैक्स लग रहा है। आज की डेट में अगर आप बात करो तो इंडिया से बाहर चीजों को एक्सपोर्ट करने के लिए भारत सरकार इंसेंटिव देती है एक्सपोर्टर्स को, ड्यूटी ड्रॉबैक दिया जाता है, MEIS दिया जाता है, एक समय पे DEP भी दिया जाता था, ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक। समय पे सरकार ने हमारे देश के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार के इंसेंटिव दिए हैं और एक समय पे एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगती थी। हालांकि 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद इन ड्यूटीज को हटाया गया। तो लिबरलाइजेशन हमने देखा। अब हम बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन की। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हर चीज सरकार के हाथ में रहे, ये सही नहीं है। तो आप एक काम करो, गवर्नमेंट कंपनीज को सरकारी कंपनीज में बदल दो, सरकारी कंपनीज को प्राइवेट कंपनीज में बदल दो, गवर्नमेंट कंपनीज को प्राइवेट कंपनीज में बदल दो। दो तरीकों से किया जा सकता है। जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं वहां के मैनेजमेंट और ओनरशिप से सरकार बाहर निकल जाए, या फिर सीधे सीधे उनको बेच दे। तो भाई या तो सेल हो जाए कि भाई सरकार ने लिस्ट कर दिया कि फला फला सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइज को हम बेच रहे हैं। दूसरा, सरकार ने क्या किया कि मान लीजिए किसी एक सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइज में सरकार का 70% स्टेक है, इसमें से 30% स्टेक सरकार ने बेच दिया, तो सरकार का कितना बचा? 40%, और बाकी प्राइवेट हो गया। तो कंपनी क्या हो गई? वो कंपनी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी हो गई। नेशनल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का नाम सुना है, जो रुपे कार्ड इशू करता है। इसमें सरकार का स्टेक है बट 50% से ज्यादा स्टेक प्राइवेट सेक्टर का है। तो NPCI एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करती है, इसको सरकारी कंपनी नहीं बोला जाता। इसी प्रकार से बहुत से PSU को सरकारी से प्राइवेट बनाने की बात करती है सरकार, या तो सीधे सीधे बेच के प्राइवेट बनाएगी या मेजॉरिटी स्टेक्स प्राइवेट को देके प्राइवेट बना देगी। तो जब आप मेजॉरिटी स्टेक देते हो या फिर अपनी सरकार जब अपनी स्टेक होल्डरशिप को कम करती है, इस प्रोसेस को बोला जाता है डिसइन्वेस्टमेंट। तो अगर सरकार के पास 70% शेयर है किसी CPSE के और 5% शेयर सरकार बेच देती है और 65% की ओनरशिप बचती है, तो ये जो 5% बेचा गया है ना, इसको बोला जाएगा डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ 5% इन दैट पर्टिकुलर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ये जो सेल किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ये क्यों किया जाता है? टू इंप्रूव फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड टू फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन। ठीक है भाई, इससे प्राइवेट कैपिटल बढ़ेगा, मैनेजीरियल कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी, ओवरऑल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ेगी। आगे बात की जाए, गवर्नमेंट का प्राइवेटाइज करने का एक और मुद्दा है। क्या मुद्दा है? कि अगर आप किसी एक कंपनी को प्राइवेटाइज करते हो, किसी सरकारी कंपनी को, तो सरकारी कंपनी हो सकता है बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक हो, तो बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स उस सरकारी कंपनी को खरीदने में इंटरेस्टेड रहे। उसके चलते इंडिया में बहुत सारा FDI भी अंदर आ सकता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप जिसको बोलते हो। सरकार ने बहुत सारे PSUs को डिसइन्वेस्ट करने के बजाय उसमें कहीं ना कहीं उनको ऑटोनॉमी भी दी है मैनेजरियल डिसीजंस लेने के लिए। आज की डेट में बहुत सारे महारत्नास, नवरत्नास और मिनी रत्नास आपको दिखाई देते हैं। तो ये महारत्ना, मिनी रत्ना और नवरत्ना कौन से बेसिस पे बनाए जाते हैं? ये इस बेसिस पे बनाए जाते हैं कि भाई कहीं ना कहीं ये PSU है, ये सरकार की ओनरशिप के अंदर है, ठीक है भाई, इनके पास डिसीजन मेकिंग पावर ज्यादा है, इनके पास ऑटोनॉमी ज्यादा है, इनके पास मैनेजरियल डिसीजंस लेने की ताकत ज्यादा है, और सरकार ने इनको फ्री छोड़ दिया है कि ठीक है भाई, तुम एक प्राइवेट एंटरप्राइज की तरह काम करो, हम तुम्हारे काम में ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, तुम की डिसीजंस ले लो, हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। तो पब्लिक एंटरप्राइज से रिलेटेड ये जो नवरत्ना वाली जो पॉलिसी है सरकार की, इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। भाई, किंग विक्रमादित्य के कोर्ट में और अकबर के कोर्ट में नवरत्न होते थे, ये तो आपने सुना ही होगा। ये नवरत्न वो लोग होते थे जो आर्ट, लिटरेचर और नॉलेज के फील्ड में बड़े गुणी होते थे। ठीक है भाई, उसी प्रकार से इंडिया में कंपनीज की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, कंपनीज को ज्यादा ऑटोनॉमी देने के लिए, उनके अंदर प्रोफेशनलिज्म लाने के लिए, प्राइवेट कंपनीज से उनको कंपीट कराने के लिए सरकार ने बहुत सारे गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स को बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी दे रखी है। और ये ऑटोनॉमी उन गवर्नमेंट सेक्टर अंडरटेकिंग्स की परफॉर्मेंस के हिसाब से दी गई। उनको 3 भागों में बांटा गया, मिनी रत्ना, नवरत्ना और आपका महारत्ना।
ठीक है भाई, इनको मैनेजेरियल और ऑपरेशनल ऑटोनॉमी दी गई है। अगर आप सेक्टर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की बात करिए तो सबसे ऊपर आता है महारत्नास। महारत्नास में आती है कंपनी जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, एनटीपीसी। फिर आती है नवरत्ना। नवरत्ना में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। मिनी रत्नास में आती है भारत संचार निगम लिमिटेड, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आईआरसीटीसी, ठीक है, एचएलएल। तो इस प्रकार की कंपनीज आती हैं आपकी मिनी रत्ना में। तो कहीं ना कहीं इनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कितना बड़ा इनका बिजनेस है, उसके हिसाब से इनको 3 अलग अलग भागों में बांटा गया और इनके लेवल्स के हिसाब से इनके पास ऑटोनॉमी है अपने काम करने के तरीके में। अब ये जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बनी थी दोस्तों, ये ओरिजिनली बनी थी 1950s में, 1960s में। उस समय पे हमारे सरकारी सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही थी हमारी सरकार, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। सेल्फ रिलायंस हमारी सरकार का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट हुआ करता था उस समय पे। पब्लिक पॉलिसी की फील्ड में और इंपॉर्टेंट फील्ड में जो हमारी सरकार थी, वो सरकारी कंपनीज की बात शायद रखना चाहती थी, उनको टॉप में रखना चाहती थी, कमांडिंग पोजीशन में रखना चाहती थी। इनको इसलिए बनाया गया था, इंफ्रास्ट्रक्चर में इनको सरकार की मदद मिलेगी, ये लोग एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे बहुत बड़े लेवल पे, बट एफिशिएंसी नहीं बढ़ पाई। कहीं ना कहीं अब नवरत्ना मिनी रत्ना स्टेटस देने से ऐसा बोला जा रहा है कि इन कंपनियों के काम करने का तरीका बदला है। कहीं ना कहीं सरकार ने इन कंपनीज को मदद दी है ग्लोबल प्लेयर्स बनने में। हालांकि बहुत सारे स्कॉलर्स का यह भी बोलना है कि सरकार पूरी तरीके से ऑटोनॉमी नहीं दे रही है इन कंपनीज को ताकि ये ग्लोबल लेवल पे बहुत काम कर सके, और सरकार इनके काम करने के तरीके में इंटरफेरेंस करती है। लेकिन अब आप ये कह सकते हो कि बेसिकली एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार ने एक बैलेंस्ड वे में ऑटोनॉमी दी है इन मिनी रत्नास को और बड़े बड़े जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को अपने बिजनेसेस को दुनिया भर में फैलाने में। यहां पे 2 व्यू पॉइंट्स है दोस्तों, आप व्यू पॉइंट्स ले सकते हो यूएसए से और चाइना से। बेस्ट कंपैरिजन है यहां पे। इंडिया में अगर आप पब्लिक सेक्टर को चाइना और यूएसए की पब्लिक सेक्टर से कंपेयर करो, यूएसए में ज्यादातर जो काम करती हैं कंपनीज वो प्राइवेट सेक्टर में, तो बोइंग और जो बड़े बड़े डिफेंस मैन्युफैक्चरर भी है ना यूएसए के, वो प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स हैं। वहीं पे अगर आप चाइना में चले जाओ तो चाइना में जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो कहीं ना कहीं सरकारी कंपनीज है, या तो वो सरकार से एफिलिएटेड है या सरकार का उसमें बहुत बड़ा स्टेक होल्डरशिप है। तो ये 2 एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स हैं। यूएस में ज्यादातर इंडस्ट्रीज को प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट करता है और चाइना में ज्यादातर इंडस्ट्रीज को उनका पब्लिक सेक्टर ऑपरेट करता है। दोनों ही कंट्रीज इकोनॉमी की फील्ड में बहुत अच्छा कर रही है। इंडिया कहीं बीच में झूल रहा है। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया बीच में झूल रहा है तो गलत है, गलत कर रहा है इंडिया, नहीं, बट कहीं ना कहीं यूएस के लेवल पे का एडवांटेज या चाइना के लेवल का इंडस्ट्रियल एडवांटेज अभी तक इंडिया को नहीं मिल पाया। हम कोशिश कर रहे हैं उस लेवल पे पहुंचने की, देखते हैं कितने समय में हम उस लेवल पे पहुंच पाते हैं। तो यहां पे मैंने बात की किसकी, मैंने आपसे बात की प्राइवेटाइजेशन की। अगली वीडियो में ग्लोबलाइजेशन शुरू करूंगा। अभी के लिए मैं इस वीडियो को खत्म कर रहा हूं, मुझे जल्दी से कहीं निकलना है, तो अभी के लिए मैं वीडियो खत्म कर रहा हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। गुड बाय।